नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री सीरीज में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़े थे विभाजन और स्वतंत्रता, जिसमें से हम लोग 1929 के लाहौर अधिवेशन तक इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और मैंने बोला था कि ये उसका सेकेंड पार्ट आने वाला है। तो चूंकि ये मैं इस वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है, ये वीडियो सेकेंड पार्ट है, तो आज देखेंगे कि इसके बाद 1929 के बाद लाहौर अधिवेशन के बाद अब कौन सा मूवमेंट आता है। देखिए, 1929 के बाद हम लोग देखेंगे दांडी यात्रा। क्योंकि ये दांडी यात्रा हम लोग इसके थर्ड प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे हैं दांडी यात्रा को, जो कि 12 मार्च से शुरू होता है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा महात्मा गांधी ये शुरू करते हैं दांडी यात्रा। देखिए, ये दांडी यात्रा क्यों शुरुआत हुई, और ये इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिलाना चाहता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग का फैमिली के ग्रो के लिए। तो चलिए, दांडी यात्रा इसलिए जैसे नमक पर अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। तो ये जो नमक पर टैक्स होता है, ये भारतीय लोगों को बहुत ही, ये मतलब टैक्स क्या बोले तो ये एक अन्याय था, भारतीयों के गरीबों के ये अन्याय था। ये आम आदमी से जुड़ा एक सरल मुद्दा नहीं था जिसे जनता को जोड़ना आसान था। ये नमक एक ऐसा मतलब हर घर में ये नमक पाया जाता है। तो चूंकि अंग्रेज भी इस खाने वाले चीज़ पर भी टैक्स लगा देंगे, अगर सोचिए आपके घर में भी छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स लगा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ठीक वैसे ही अंग्रेज वैसा ही करते थे, मतलब बहुत ही भारत के लोगों पर अत्याचार करते थे। टैक्स वो सोचते थे कितना चूस चूस कर वो अपने इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पैसे को लेकर जाए। तो ये नमक जो था एक प्रकार का एक इतना आक्रोश भर दिया था, क्योंकि ये इसका जो आंदोलन था वो गांधी जी ने शुरुआत किया था दांडी यात्रा के नाम से। देखिए, गांधी जी ने साबरमती से पैदल चलकर ये दांडी तक पहुंचे थे और समुद्र के किनारे ये गए थे। समुद्र के किनारे दांडी तक ये पहुंचे थे और वहां पर खुद से नमक बनाया, जिससे इस कानून को तोड़ने के लिए वो नमक बनाते हैं और कानून टूटता भी है। कानून को तोड़ते हैं, पूरे देश में नालों, करों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में ये आंदोलन क्या होता है, पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है। अब क्या होता है कि इसका परिणाम निकलता क्या है कि ब्रिटिश जो अधिकार होता है वो टूटने लगता है और लाखों की संख्या में लोग गिरफ्तार होने लगते हैं। लाखों की संख्या में अंग्रेज क्या करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करने लगती है, लोगों को गिरफ्तार करने लगती है। और ये जो जन भागीदारी होता है बहुत ही व्यापक रूप से बढ़ जाता है। अंग्रेजों के ऊपर एक क्या दबाव भी बन जाता है। ये जब ये नमक यात्रा निकला था तो उस समय एक आंदोलन इतना भारी भरकम हो गया था कि ये एक प्रकार से दबाव अंग्रेजों के ऊपर बन गया था, और जिससे ये नमक वाला जो टैक्स था इस चीज को वापस लेना पड़ता है। इसमें 1931 में, 1930 में तो शुरू हुआ था, लेकिन 1931 में गांधी जी के बीच इरविन समझौता होता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, इरविन समझौता है जिस और गोलमेज सम्मेलन में, ये गोलमेज सम्मेलन में इरविन समझौता, ये इरविन समझौता है क्या। देखिए, 1931 में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार को भी स्थिति नियंत्रित करनी थी इन सब चीजों को, आंदोलन को। तो गांधी जी को संसदीय बातचीत के लिए ये बुलाते हैं। ब्रिटिश क्या करते हैं, संसदीय बातचीत के लिए बुलाते हैं, बातचीत के लिए बुलाते हैं। ब्रिटिश जो वायसराय था, ये ब्रिटिश वायसराय से समझौता होता है, लेकिन इसमें यह समझौता किया कि नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया था उन नेताओं को रिहा करने के लिए ये अपनी शर्त रखते हैं गांधी जी। और गांधी जी लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भी जाते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन में ये गांधी जी भी जाते हैं और कई नेता जो गिरफ्तार हुए थे वो रिहा भी होते हैं, यानी छूट भी जाते हैं। तो थोड़ी राजनीति बातचीत हुई थी, इस पर एक निर्णायक मतलब कोई अच्छा समाधान नहीं निकलता है। इसलिए नेशनल आंदोलनों की जो लय था वो काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो कभी आंदोलन होता था तो कभी नहीं होता था, क्योंकि कभी अंग्रेजों द्वारा उस चीज को दबा दिया जाता, कभी फिर से आंदोलन होता था। तो ये काफी उतार चढ़ाव आंदोलन को देखने को मिलता है। अब भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
ये आता है 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आता है 1935 में, पारित होता है। और देखिए 1937 में प्रांतीय चुनाव लागू हो जाता है। देखिए क्यों आता है कि क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आंशिक स्वशासन देकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। मतलब इसका बात समझिए, स्वशासन ये बोल रहा है, स्वशासन। ये इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश थे वो इतने चालाक थे कि भारत में नियंत्रित बनाए रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित बनाए रखने के लिए वो कुछ जो नियम होता है, जो कायदा कानून होता है, शासन व्यवस्था होती है, वो भारतीयों के हाथ में देते हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ मतलब शासन वो भारतीयों के हाथ में देते हैं ताकि इसे संतुलन, बैलेंस बना रहे। क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे, लोग विद्रोह ना करें। तो इस चीज़ को बनाए रखने की वो कोशिश करते हैं। तो ये भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। अधिनियम ने प्रांतीय स्वशासन देता है। इस अधिनियम में प्रांतीय स्वशासन अधिनियम मिलता है, लेकिन केंद्र कई अधिकार रखता है। जो केंद्र में ब्रिटिश थे, केंद्र में कहाँ थे? ब्रिटिश उस चीज को, बहुत सारी चीज को वो अपने अंडर रखता है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनती है। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस जो होता है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। पार्टी बनकर, बहुत पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरती है, जो कई राज्यों में, मतलब कई प्रांतों में ये सरकार बनाती है, अपना एक सरकार बनाती है। इससे क्या होता है कि जो राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए तो काफ़ी हद तक वो बदल चुका था। मतलब धीरे धीरे अब बोले तो भारतीयों का शासन इस पर खुद के भारत में ही शासन, पॉलिटिकल कैरियर आने लगा। तो ये जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य था ये धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि इनके कई प्रांतों में सरकार बन चुकी थी कांग्रेस पार्टी की। अब हम लोग देखते हैं कि जो 1939 और 1945 है, ये तो 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम। चूंकि 1935 की बात करें, 1939 से 45 की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटेन ने भारत को बिना सहमति से, मतलब ब्रिटेन क्या था कि जो अधिकारी थे बिना किसी नेताओं के पक्ष लिए बगैर इस युद्ध में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इस युद्ध में भारत को भी घसीट लाते हैं। भारत को भी क्या करते हैं? घसीट लाते हैं। भारतीयों के निर्णय में कोई शामिल नहीं होता। मतलब इस दूसरा विश्व युद्ध में भारतीयों का कोई निर्णय कुछ इसमें शामिल नहीं होता है। और ये कांग्रेस ने इसके विरोध में, ये जब युद्ध में इसको घसीट लाते हैं, भारत को घसीटा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इसको नाराजगी जाहिर करने के लिए कांग्रेस कई प्रांतीय, जो इसके प्रांत में सरकार होती हैं, प्रांत में सरकार जो होती है कांग्रेस की, उस सरकार को रिजाइन कर देती है, सरकारें छोड़ देती हैं, सत्ता से हट जाती हैं, रिजाइन कर देती है, इस्तीफा दे देती है। इससे क्या होता है कि जब इस्तीफा देती हैं तो वो जगह खाली हो गया था। मान लीजिए ये जगह है, यहाँ पर कांग्रेस भरी हुई है, तो जब यहाँ से कांग्रेस निकल जाती है तो ये जगह पूरी तरह खाली हो जाती है। तो खाली होने के बाद इस जगह को भरने के लिए जो था मुस्लिम लीग, इसको मौका मिल जाता है भारत में राजनीतिक सत्ता अपनाने के लिए। तो मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशों का समर्थन पाते हैं, ये ब्रिटिश का समर्थन, सपोर्ट मिलता है इन लोगों का, मुस्लिम लीग का। तो ये अपना राष्ट्रपति रूप मजबूत करते हैं, मतलब जो राजनीतिक करियर होता है इसमें मजबूत करते हैं। इस चीज को भरने के लिए, भारत में राजनीतिक करियर को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के द्वारा प्रांतीय सरकार जो छोड़ी गई थी, उस चीज को मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के समर्थन से उस चीज को अपना एक कैरियर मजबूत करती है। इससे क्या होता है कि सत्ता रिक्त जो होती है और विश्वास पैदा हो जाता है। और लीग का जो मुस्लिम लीग होता है, इसका राजनीतिक आधार क्या होता है? राजनीतिक आधार मजबूत होता है। किसका? मुस्लिम लीग का। तो सोचिए मुस्लिम लीग ये किससे, कांग्रेस से कितना दगाबाज था कि ये कांग्रेस का भी साथ नहीं दिया। कि कांग्रेस ऐसा क्यों किया, इससे पूछना भी चाहिए था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ये जो मामला ही नहीं था, इसमें मामला था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, तो दोनों पक्षों का आपस में सहमति होना चाहिए था।
तब जाकर कहीं ना कहीं ये मुस्लिम लीग को तो ब्रिटिश का समर्थन मिल जाता है, और ब्रिटिश का समर्थन मिलने के बाद ये मुस्लिम लीग अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने के लिए भारत को भी नहीं देखती है कि भारत किसका गुलाम अभी बना हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 1940 में, ये 1945 तक बात चल रही थी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो लेकिन 1940 में तब तक तो मुस्लिम लीग भारत में अपना राजनीतिक आधार मजबूत कर लिया था। लेकिन 1940 में क्या होता है कि लाहौर प्रस्ताव रखा जाता है। लाहौर प्रस्ताव रखा जाता है। इसमें क्या होता है, लाहौर अधिवेशन में क्या होता है, मुस्लिम लीग ने यह महसूस किया कि मुसलमानों की जो धार्मिक सांस्कृतिक जो पहचान है, पहचान की बात करें तो ये बरकरार नहीं रहेगी। ऐसा मतलब इन लोगों का लगता था, मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था कि जो भारत में है मुसलमानों का जो धार्मिक पहचान है, इनकी अलग से जो सांस्कृतिक पहचान है, तो इनको बरकरार रखने के लिए इनको अलग से कोई पहचान नहीं मिल रहा है, मतलब बरकरार नहीं रह पाएंगी। तो इन्होंने उसी लाहौर अधिवेशन में यानी 1940 में सबसे पहले मुस्लिम लीग ने ही अलग राष्ट्र की मांग करती है। किसका? अलग राष्ट्र की मांग की जाती है, और ये अलग राष्ट्र धीरे धीरे एक पाकिस्तान देश की जन्म लेता है। तो जो अलग राष्ट्र की मांग होती है लाहौर अधिवेशन में, ये मतलब साफ साफ ऐसा नहीं बोला गया था कि मुझे पाकिस्तान एक अलग देश बनाना है, लेकिन ये लाहौर अधिवेशन में जिन्ना इस मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा नेता था जिन्ना। तो ये जिन्ना जो होता है, ये लाहौर अधिवेशन में अलग स्वरूप, ये देखिए ऐसा देश नहीं बोल रहा है, लेकिन अलग स्वरूप नाम का एक ये मांग रखता है कि मुझे अलग एक स्वरूप चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, जो एक औपचारिक था। मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला था कि मुझे एक देश चाहिए, अलग से देश चाहिए मुस्लिमों के लिए। तो ये एक औपचारिक बयान था इसका कि मुझे अलग राष्ट्र चाहिए। तो इसका परिणाम क्या होता है कि ये आगे चलकर विभाजन की राजनीति इसका आधार रखता है। धीरे धीरे इस पर कोई ध्यान देता तो नहीं है, लेकिन ये जिन्ना जो है इस बात को पकड़ लेता है कि जो मैंने ये मांग रखा है राष्ट्र का, मैंने ये जो मांग रखा है अलग राष्ट्र का, ये अब इसी बात पर अडिग हो जाता है। तो ब्रिटिश और कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती बन जाती है। ब्रिटिश और कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरती है। तो इसी में क्रिप्स मिशन आता है, जिसमें 1942 में क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जब ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के बाद भी कई संबंधित प्रस्ताव देने आए थे। ब्रिटिश युद्ध प्रयास के बाद भी उनकी व्यवस्था संबंधित प्रस्ताव देने के लिए ये आते हैं, लेकिन क्रिप्स ने डोमिनियन स्टेट और प्रांतों को अलग होने का विकल्प देता है। जब ये बात आगे इतनी बढ़ जाती है कि अलग राष्ट्र की मांग इतनी बढ़ जाती है, तो क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन इस ब्रिटिश युद्ध में क्रिप्स ने ये डोमिनियन स्टेट देने की बात रखता है। डोमिनियन स्टेट और प्रांतों को अलग होने का एक विकल्प रखता है। कांग्रेस और लीग दोनों इससे क्या होती हैं, खुश नहीं होती हैं। डोमिनियन स्टेट देने की जब बात रखता है क्रिप्स मिशन द्वारा, तो ये जो कांग्रेस और लीग इनसे क्या होती है, अनहैप्पी होती है, खुश नहीं होती हैं। इससे क्या होता है कि भरोसे की जो इन लोगों की खाई होती है वो बहुत बढ़ जाती है, और माहौल भी धीरे धीरे बहुत ही तनावपूर्ण में चला जाता है। किसमें? ये कांग्रेस, लीग और ब्रिटिशों में। अब आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है 8 अगस्त 1942 को। ये इतना बढ़ जाता है अंग्रेजों का कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना पड़ता है भारतीयों द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब चलाया जाता है 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश युद्धकालीन नीतियां और स्वतंत्रता में देरी के विरोध में भारतीयों ने अभी और तुरंत आज़ादी की मांग कर दी, क्योंकि आज़ादी मांगते मांगते भारतीय लोग थक गए थे। लेकिन अंग्रेज जो था कि वो केवल
उलूल जुलूल बातों में उलझाए रखा था नेताओं को कि आपको डोमिनियन स्टेट दे दूंगा, तो आपको ये कर दूंगा, आपको स्वशासन दे दूंगा, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ वो एक्ट आया था अधिवेशन में, तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो इन सब चीज़ों में वो उलझाए रखते हैं ये ब्रिटिशर ने। तो अब क्या होता है कि भारत में अब इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद अब भारत में क्या, भारतीय लोगों में क्या होता है कि अब मुझे स्वतंत्रता नहीं, अभी के अभी तुरंत, अभी तुरंत, अभी और तुरंत आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो इनका जो मूवमेंट था बहुत तेजी से ये बढ़ गया था। गांधी ने अब क्या करता है, वो गांधी जी ने भी अब सब्र की जो बांध थी वो भी टूट गई थी गांधी जी की। तो ये भी एक नारा देते हैं, डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो का नारा देते हैं। नेताओं को, इसमें बहुत सारे नेताओं का गिरफ्तारी भी होता है। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें अंग्रेज बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट भी करते हैं। एक विशाल जन आंदोलन का स्वरूप ले लेता है, विशाल जन आंदोलन का ये स्वरूप ले लेता है। एक आंदोलन तो दबा दिया गया ब्रिटिशरों द्वारा, ये जो अंग्रेज थे आंदोलन को, इस आंदोलन को दबा देते हैं कई तरीकों से। लेकिन ब्रिटिश के लिए जो शासन इतना मुश्किल बनता चला गया कि 1945 और 47 में जो सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया थी वो तेज हो गई थी। देखिए, आंदोलन तो ये अंग्रेज दबा दिए थे, लेकिन इनका जो शासन करने की क्षमता थी वो अब मुश्किल होती जा रही थी, मुश्किल होती जा रही थी। इसलिए अंग्रेज 1945 से 47 के बीच में ये चाहते थे, अब अंग्रेज भी देखिए चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो भी सत्ता है, यानी अंग्रेजों के पास जो भी शासन व्यवस्था है, सत्ता है, उस चीज को अब भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाए। हाथ में क्या कर दिया, जल्दी से जल्दी सौंप दिया जाए, क्योंकि अब वो हाथ से अब भारत छूट गया था, अब वो वापस आने वाला नहीं था, क्योंकि लोगों के अंदर वो चेतना जाग गई थी। लेकिन अब आता है डायरेक्ट एक्शन डे, कैबिनेट मिशन। अब बात करते हैं कि 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, ये जो जिन्ना चलवाया था डायरेक्ट एक्शन डे और कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। 1946 को देखिए ब्रिटिश ने शांतिपूर्वक जो सत्ता थी वो ट्रांसफर करना चाहते थे, इसकी एक रूपरेखा देने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफर करने की, जो सत्ता ट्रांसफर करने की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। मगर जो मुस्लिम लीग होता है और कांग्रेस में इसमें सहमति नहीं बनती है। तो अंग्रेज तो चाहते थे कि ये जो शासन व्यवस्था है वो अब किसी एक ड्राफ्ट द्वारा इसको ट्रांसफर किया जाए इन भारतीय नेताओं के हाथ में। लेकिन इसमें जो कांग्रेस था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसमें वो क्या, इसमें सहमति नहीं जताते हैं। और जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया ताकि पाकिस्तान के लिए दबाव बनाया जा सके। तो लीग का तो अपना एक फंडा था कि पाकिस्तान मुझे चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, टू नेशन थ्योरी की ये बात कर रहे थे हमेशा से मुस्लिम लीग ने। लेकिन कांग्रेस जो थी, इसमें कांग्रेस का रोल ये था कि ये जो सत्ता हस्तांतरण था इसको स्वीकार कर लेना चाहिए था या नहीं, ये आप कमेंट करके बताइए। लेकिन इसमें जो जिन्ना था इसमें भी ये सहमति नहीं जताता है और डायरेक्ट एक्शन डे की मांग कर देता है, ताकि कांग्रेस तो पहले से भी नहीं मान रही है और ये जो कैबिनेट मिशन है इसमें हम अगर अपनी बात रखते हैं, इस चीज़ को मानते नहीं है कैबिनेट मिशन का, तो हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान बनाने में सफल हो जाएंगे। ये जिन्ना की सोच थी और पाकिस्तान बनता भी है, जिसमें कैबिनेट मिशन ने समूहबंदी और संविधान सभा का प्रस्ताव दिया। किसको, कांग्रेस को और लीग को संविधान सभा का प्रस्ताव देता है। संविधान सभा का प्रस्ताव, इसका मतलब क्या है कि जो कैबिनेट मिशन था ये बोलता है कि हम संविधान सभा का प्रस्ताव देते हैं कि आप देश में उस संविधान को जल्द से जल्द बनाइए कि जो देश को चला सके। बातचीत इसमें तो फेल हो गई, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं मानी और लीग भी नहीं मानी। तो ये जो संविधान सभा था ये तो फेल हो गया। लेकिन 16 अगस्त 1946 को लीग के बुलावे पर कलकत्ता में एक दंगा भड़क गया। कलकत्ता में एक दंगा भड़क जाता है लीग के बुलाने पर, मुस्लिम लीग के बुलाने पर यह दंगा भड़क जाता है।
और दंगा इतने बड़े पैमाने पर फैल जाता है कि बंगाल बंगाल हो गया, बंगाल, बिहार, पंजाब, इन सब राज्यों में एक गृह युद्ध जैसा माहौल छिड़ जाता है। माहौल माहौल बन जाता है, माहौल बन जाता है, गृह युद्ध जैसा एक माहौल बन। देखिए, कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा बनाने की प्रस्ताव रखता है कांग्रेस और लीग के बीच में, लेकिन लीग इस चीज को खारिज कर देता है और 16 अगस्त 1946 को लीग ने एक बुलावा बुलाता है कलकत्ता में, और उस बुलावे में कलकत्ता में एक दंगा भड़क जाता है। उस दंगा ने इतने बड़े पैमाने पर फैल जाता है कि बंगाल, बिहार, पंजाब को अपनी चपेट में ले लेता है और गृह युद्ध जैसा एक माहौल बन जाता है। इसी में नोआखली भी एक जगह है, नोआखली एक जगह है जिसमें महात्मा गांधी अपना शांति प्रयोग स्थापित करना चाहते थे। शांति प्रयोग क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको जाकर गूगल पे सर्च करना है ये महात्मा गांधी क्या शांति प्रयोग करना चाहते थे नोआखली में। तो मैं एक टॉपिक दे दिया हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर इसको सर्च करिएगा। अगर आप इस चीज़ को सर्च करके देख लेते हैं तो आप दंग रह जाएंगे कि महात्मा गांधी क्या ऐसे कर सकते थे। चलिए अब हम आपको माउंटबेटन योजना के बारे में बताते हैं, जो विभाजन का एक निर्णय भी साबित होता है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा होती है। माउंटबेटन प्लान की घोषणा होती है स्वतंत्रता, जिसमें भारत को स्वतंत्रता मिलती है 14 और 15 अगस्त को 1947 को। पाकिस्तान और भारत 2 टुकड़ों में बट जाता है, और ये टुकड़ा करने वाला जो अंग्रेज था इसको रेड क्लिफ अवार्ड को बुलाया जाता है। रेड क्लिफ को बुलाया जाता है भारत में, क्लिफ को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि जो भारत है, भारत की मैप है, इसको 2 हिस्सों में बांट सके। किसमें? 2 हिस्सों में बांट सके। रेड क्लिफ ने इसको 2 हिस्सों में बांटा था, जो एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। इसमें बहुत ही व्यापक तरीके से दंगे हुए। ब्रिटिश को जल्दी वापसी की मजबूरी हो गई। ब्रिटिश समझे कि जो एकीकृत है भारत अब संभव, मतलब भारत को इकट्ठा करना अब संभव नहीं हो पाया था। ये अच्छी तरह से अंग्रेज समझ गए थे कि भारत को अब यूनाइट करना अब संभव नहीं है, क्योंकि ये अब दंगा होता जा रहा है भारतीयों के द्वारा और मुस्लिम लीगों के बीच के द्वारा। तो ये अंग्रेज अब समझ चुके थे। माउंटबेटन ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत और पाकिस्तान के रूप में जो विभाजन है, यानी पंजाब बंगाल का विभाजन, पंजाब और बंगाल का विभाजन, ये इसने एक विभाजन के रूप में प्रस्ताव रखता है। माउंटबेटन ने विभाजन का एक प्रस्ताव रखता है और रियासतों को एक विकल्प देता है कि आप किस में विलय होना चाहते हैं। जो भारत में रियासत थे वो एक विकल्प देता कि आप किस में विलय होना चाहते हैं, और इनकी सीमाओं को कौन निर्धारित करेगा, ये रेड क्लिफ कमीशन ने बनाती है। तो पूरा टोटल अगर देखा जाए तो इसका रिजल्ट यही निकलता है कि 14-15 अगस्त को स्वतंत्रता तो मिलती है, लेकिन साथ ही बड़े पैमाने पर पलायन, पलायन होता है लोगों का, लाखों की मृत्यु होती है। रातों रात पता चलता है कि किसी का घर पाकिस्तान में पड़ गया, किसी का घर भारत में पड़ गया। तो वो जिसको भारत में रहना था वो भारत में आए, जिसको पाकिस्तान में जाना था वो पाकिस्तान जाए। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत ही दंगा हुआ, लाखों की मृत्यु हुई, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। मतलब इतना विभाजन का ये निर्मम हत्या हो गई थी भारत का कि इसमें जो लाशों की संख्या है, लाश की बात करता हूँ, लाश की जो संख्या है वो अनगिनत हो गई थी। क्या हो गई थी? अनगिनत हो गई थी, गिना नहीं जा सकता था इतना, मतलब लाखों में लोग यहाँ पर कट मर जाते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, इस लेक्चर में हम मानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक को हमसे छूट गया है, और अगर आपके ध्यान में कोई भी टॉपिक आता है तो उस टॉपिक को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम उस टॉपिक को
कवर करेंगे अगले वीडियो में, चूंकि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री था लगभग समाप्त हो चुका है। 98% हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से 2% यही है कि इसमें कुछ कुछ टॉपिक छूट गया है, और इसमें हम अगले वीडियो में हो सके तो इसका कवर करेंगे। तो इसका एमसीक्यू अगर आपको चाहिए, एमसीक्यू अगर पूरे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं। तो उसका वीडियो मैं एमसीक्यू आपके लिए लेकर आऊँगा, और जो भी टॉपिक छूटा है उस पर भी छोटा मोटा वीडियो इस पर भी बना दूंगा, ताकि वो पूरा कवर हो सके।